गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं तो करती ही रहती हूँ स्वागत, मगर क्या करूँ मैं, मेरे स्वागत से किसी को कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो आज मैं आप लोगों के लिए, कल मैं नहीं आ पाई थी क्योंकि मैं कल बहुत थक गई थी, और आज मैं आपको बताऊँ आज भी मैं बहुत ज़्यादा, वैसे मैं ये सब क्यों बता रही हूँ, पता है आपको ये चीज़ क्या कहलाता है? ये ना डैशेस होते हैं कि जब हम एब्रप्ट चेंज करते हैं ना अपने विचारों को, दैट इज़ नोन एज, वहाँ ना कौन सा पंक्चुएशन मार्क यूज़ होता है? डैश। खैर, मैं आपको ये बता रही थी, आज मैं आप लोगों के लिए ईएमआरएस का जो मैं और केवीएस एनवीएस वाला जो है अमेरिकन लिटरेचर में जो इसमें करवा रही हूँ मैं, हेमिंगवे, अर्नेस्ट हेमिंगवे के वर्क जो है मैं आपको लिए लेकर आई हूँ। पूरा एक टॉपिक है जो मैंने तैयार करा है, और जैसे ही मेरा ये पोस्ट होगा उसके साथ ही आपको नोट्स भी जो हैं इसके साथ ही मिल जाएंगे। खैर ये तो बात बात में पता चलेगी, नोट्स पहले आप लोगों को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये एक बैच है, देख लो उसको ध्यान से देख लो। इसका पेपर जून में है, 3 या 4 जून में यूपी टीजीटी का पेपर है। फाइनली जो 2022 में फॉर्म आया था ना, उसका पेपर हो रहा है। लास्ट आवर प्रिपरेशन बैच है, बहुत बढ़िया बैच है भाई। लोगों के बहुत सारे भ्रम टूट रहे हैं इस बैच को करने के बाद, जो वो पहले जो भी कर रहे थे ना भाई, कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो रही है। अरे ये क्यों, क्योंकि होता क्या है ना, जब हम तैयारी लगातार करते रहते हैं चीज़ों को जो है ना, अपने आप को धार देते रहते हैं, तब तो ठीक है। लेकिन जब हम बीच में छोड़ देते हैं या हमारा आउट ऑफ टच, वो कहते हैं ना आउट ऑफ टच आउट ऑफ माइंड, वो वाली चीज़ हो जाती है। तो ये बैच एक बहुत अच्छा बैच है, बहुत कम पैसों का बैच है, लेकिन है उन्हीं के लिए जो लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। मतलब इतना तो पढ़ा हुआ होना चाहिए कि मैं शुरुआत से शुरुआत नहीं है, मतलब लिटरेचर में और ग्रामर में दोनों में ही, क्योंकि ये कंप्रेस्ड फॉर्म में लिटरेचर और ग्रामर है। ठीक है जी, तो ये क्या है। उसके बाद ये मेंस का मेरा एलटी का बैच है, जो लेना चाहे उसे भी देख सकते हैं। और चलो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। तो आज हमारा जो राइटर है, मैंने जो लिए हैं वो हेमिंगवे हैं। और हेमिंगवे के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को उनके बारे में बताने के बाद, उनकी आइसबर्ग थ्योरी है उनके, फिर उसके बाद बताने के बाद आप लोगों को, ये वर्ड फॉर वर्ड मैं नहीं पढ़ रही हूँ, तो मैं आपको उनके कुछ चीज़ों के बारे में बताने के बाद आपसे आगे जो है वो करूँगी। बस 2 मिनट का मुझे टाइम दीजिएगा। ये सारे नोट्स मैं आपको जो दिखा रही हूँ ये सारे आपको मिलेंगे। मैं एक शॉर्ट में आपको चीज़ें बता रही हूँ। देखो, लाइफ एंड बैकग्राउंड उनकी, हेमिंगवे के बारे में अगर जानना हो तो उनकी आइसबर्ग थ्योरी के बारे में पता होना ज़रूरी है। उनके कोड हीरो के बारे में पता होना चाहिए, उनके कौन कौन से वर्क्स हैं ये सब पता होना चाहिए। तो ये पीछे बैकग्राउंड में खुला रहने दो, ये आपको सारी चीज़ मिल जाएगी और मैं अपनी तरीके से आपको चीज़ें बताना शुरू करती हूँ। तो 3:25 हो रहे हैं, 3 बज के नहीं 3 मिनट 26 29 सेकेंड हो गए हैं जब मैं अपनी बात स्टार्ट कर रही हूँ। देखो, अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे इज़ द फुल नेम ऑफ अर्नेस्ट हेमिंगवे। ये इनके फादर जो हैं, ही वॉज अ फिजिशियन, क्लैरेंस हेमिंगवे। मदर जो हैं, शी वॉज अ म्यूजिशियन। और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी एज अ कब रिपोर्टर एट द कंसास सिटी स्टार। और न्यूज़पेपर स्टाइल ने उनको, बहुत कम प्रोज, मिनिमलिस्ट प्रोज लिखते थे, कम से कम प्रोज लिखते थे, एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज आइसबर्ग थ्योरी। ऊपर से दिखे और नीचे का मटेरियल जो है खुद समझो, मेरी तरह थोड़ी ओशन पकड़ा दो और फिर भी लोग जो है बाल्टी लेके खड़े हो जाए कि भैया इसमें से बूंदे निकाल के दे दो। खैर, आइसबर्ग थ्योरी मुझे लगता है बहुत बढ़िया रहती है। और इन्होंने जो है, मैंने आपको बताया, इन्होंने अपने लिटरेरी करियर की शुरुआत, अपने लिटरेरी नहीं, अपने करियर की शुरुआत करी थी एज अ कब रिपोर्टर, CUB, कब रिपोर्टर एट कंसास सिटी स्टार। और वो जो न्यूज़ रिपोर्टिंग थी ना, दैट शार्पेंड हिज स्टाइल इनटू मिनिमलिस्ट। बहुत
कम में बहुत सारी बात कह देना। वर्ल्ड वॉर एक्सपीरियंसेस के बारे में अगर हम बात करते हैं, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ने इनके ऊपर एक बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा। क्यों? क्योंकि इन्होंने एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में काम किया। ही सर्व्ड एज एन एम्बुलेंस ड्राइवर ऑन द इटालियन फ्रंट। ही गॉट वुंडेड इन 1918, 1918 में ये वुंडेड हुए। और एक्सपीरियंस ऑफ वॉर शेप्ड द थीम्स ऑफ वायलेंस, सफरिंग, ह्यूमिलिएशन एंड डिसइल्यूजनमेंट। इनके लिए एक टर्म यूज होती है, लॉस्ट जनरेशन। सुना है आपने? जो अब मैं ये टर्म्स बोल रही हूँ, आप लोग इन टर्म्स को देखो। क्या? पहला, कब रिपोर्टर। कहाँ का? एज अ कब रिपोर्टर। कितने काम करा? कंसास सिटी स्टार। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कहा, ये जो रिपोर्टिंग थी, इनकी वजह से इनका जो स्टाइल था दैट वाज मिनिमलिस्ट। ठीक है। फिर क्या बोला मैंने कि उन्होंने जो है, ही वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में ही सर्व्ड एज एन एम्बुलेंस ड्राइवर। एम्बुलेंस ड्राइवर, और एम्बुलेंस ड्राइवर के साथ ही उनके ऊपर ही गॉट वुंडेड इन 1918, wounded in 1918, and this World War First experience became the theme, became the background of his novels, where he presented the themes of disillusionment, violence, humiliation and all. इसके साथ ही एक टर्म आती है, लॉस्ट जनरेशन। आई डोंट नो वेदर हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड ऑफ दिस टर्म, लॉस्ट जनरेशन। लॉस्ट जनरेशन क्या है? ये एक्सपेट्रिएट्स हुआ करते थे जिन्हें देश निकाला दे दिया जाता था, और ये पेरिस में रहते थे 1920s के दौरान। 1920s के दौरान ये यूज टू लिव इन पेरिस। और इनके साथ जो राइटर्स जुड़े हुए थे जो लॉस्ट जनरेशन के हैं, गर्ट्रूड स्टीन, शी वाज द वन हु कॉइन्ड दिस टर्म, एजरा पाउंड एंड एफ स्कॉट फिजरोल्ड। गर्ट्रूड स्टीन, एजरा पाउंड एंड स्कॉट फिजरोल्ड, ये इनके ये एक्सपेट्रिएट्स हुआ करते थे। और लेटर लाइफ में उन्होंने केन्या, लॉस्ट जनरेशन, एक्सपेट्रिएट्स हुआ करते थे। कहाँ रहते थे? पेरिस में। ये टर्म जो है, इसको फेमस करने का श्रेय हेमिंगवे को जाता है, बट दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय गर्ट्रूड स्टीन। गर्ट्रूड स्टीन को ये टर्म जो है वो उसका जाता है। इसके अलावा वो केन्या वेस्ट, सॉरी की वेस्ट, क्यूबा, स्पेन वगैरह में रहे। उनकी बहुत ज़्यादा रुचि थी बुल फाइटिंग में, फिशिंग में, बिग गेम हंटिंग में। इससे भी उनके फिक्शन पे काफ़ी असर देखने को मिलता है। इन्हें पुलिट्जर मिला था, ही गॉट पुलिट्जर, है ना? किसके लिए मिला था? ही गॉट पुलिट्जर। अरे उनका वर्क, यू ऑल नो अबाउट हिज वर्क, दैट इज द ओल्ड मैन एंड द सी। द ओल्ड मैन एंड द सी, द क्यूबन सेंटियागो, नाम सुना है ना सबने? और ये किसका, जो ये सेंटियागो है, ही इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कोड हीरो। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मगर साथ तेरा छोड़ के नहीं जाएंगे। तो ये पुलिट्जर मिला था फॉर दिस नॉवल इन 1953। और भाई साहब ये नॉवल इतना पसंद किया गया कि नोबल भी ले गया था भैया, नोबल भी ले लिया था, नोबल प्राइज इन लिटरेचर। और कब मिला था ये? 1954। ही गॉट नोबल प्राइज इन 1954। और इनकी मृत्यु हो गई थी 2 जुलाई को, सुसाइड। इसके बाद इनकी एक फेमस थ्योरी है, एज यू ऑल नो, दैट इज आइसबर्ग थ्योरी। आइसबर्ग थ्योरी जो है इनकी, आप सब इनकी थ्योरी कम से कम इनका नाम तो सुना ही होगा आपने। आइसबर्ग थ्योरी इज बहुत ही फेमस थ्योरी है। किसकी? इनकी। आप पता, आइसबर्ग ऐसे समझो जैसे ये आइसबर्ग है, इतना पानी के ऊपर है और बाकी ये पानी के नीचे है। इसे थ्योरी ऑफ ओमिशन भी कहा जाता है, थ्योरी ऑफ ओमिशन।
थ्योरी ऑफ ओमिशन भी कहते हैं कि थोड़ा बताओ और बाकी बहुत सारा लोगों के ऊपर छोड़ दो। तो only 1/8 of meaning appear on the surface। क्या केवल पूरे का 1/8 हिस्सा, only 1/8 of the meaning appears on the surface, ठीक है, और 7/8 remain hidden। तो राइटर को मस्ट नो मोर, राइटर को पता होना चाहिए जितना वो बता रहा है उससे कहीं ज़्यादा उसे पता होना चाहिए। तो रीडर जो है मीनिंग को पता लगाता है डायलॉग्स के माध्यम से, पॉजेस के माध्यम से, सिंबलिज्म के माध्यम से, और सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, स्टाइल है आइसबर्ग थ्योरी का, सिंपल सेंटेंसेस, कॉन्क्रीट डिटेल्स, मिनिमल डिस्क्रिप्शन। अब एक हेमिंगवे का जो कोड हीरो का कॉन्सेप्ट है वो भी बता देती हूँ। कोड हीरो जो है टिपिकल जो है वो हेमिंगवे हीरो होता है हु डाइज फॉर हिज विश्वास, हु डाइज फॉर हिज बिलीफ, और पर्सनल कोड ऑफ ऑनर के तहत रहता है। ही लिव्स बाय अ पर्सनल कोड ऑफ ऑनर or exist in a chaotic and meaningless life. Santiago is the perfect example of a code hero, and this concept came into being after World War First, when people got to know that this life is futile. जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, ठीक है, तो वो वाली चीज़। और कोड हीरोज़ के एग्जांपल्स अगर हम लेते हैं तो जेक बार्नेस का है द सन ऑल्सो राइजेस में, वॉर वुंडेड एंड इम्पॉर्टेंट, लॉस्ट जनरेशन, डिसइल्यूजनमेंट बताता है। जेक बार्नेस इज ऑल्सो अ सिंबल ऑफ कोड हीरो बिकॉज ही शोज द डिसइल्यूजनमेंट ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। Frederick Henry, sorry, a farewell to arms, deserted the war. रॉबर्ट जॉर्डन फॉर whom the bell tolls, वो अपने आप को दूसरों के लिए सेक्रीफाइस कर देता है। सेंटियागो इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मर जाऊंगा मगर मछली तो लेकर जाऊंगा क्योंकि पीप लोगों ने मुझे मनुष्य घोषित कर दिया है, ऐसा सेंटियागो को, क्योंकि ही वॉज विदाउट फिश फॉर कितने दिन, फॉर 84 days, है ना, और उसे लोग जो हैं वो एक मनुष्य लाहुक जो है कहते थे। तो चलो आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद अब क्वेश्चंस हैं। नाउ लेट्स डू द क्वेश्चंस। बाकी इसकी सारी जो डिटेल है दैट यू विल फाइंड इन द नोट्स विच वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। ये सारा देखो मैंने कोई शॉर्ट में बताया है, यू कैन गो थ्रू दीज, आप इन नोट्स को पढ़ सकते हैं। इन नोट्स के साथ इसमें सारी चीज़ें बता भी रखी हैं। वर्क्स के बारे में भी है, देखो इनके हेमिंगवे के वर्क्स हैं। सन ऑल्सो राइजेस दैट केम इन 1926, अमेरिकन जर्नलिस्ट जेक बार्नेस है, क्योंकि हेमिंगवे के वर्क्स में से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। उसके बाद आप फॉर हुम द बेल टोल्स एंड सब कुछ है इसके अंदर। तो मुझे जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं ये इन नोट्स को मैं भी देख लूँगी और बता दूँगी। चलो भैया स्टार्ट करते हैं। हेमिंगवे वॉज बॉर्न इन विच ईयर? इन विच ईयर हेमिंगवे वॉज बॉर्न? 1909 या 1919, एंड दैट इज 1899, ठीक है। Hemingway's birthplace Oak Park is a suburb of which American city? Boston, Chicago, New York, Detroit, and that is Chicago. Before World War First, ओहो ये क्या हो रहा है? Hemingway worked as a reporter for which newspaper that shaped his style, and that is मैं कई बार बता चुकी, the Kansas City Star. The answer is the Kansas City Star. Hemingway served in World War First primarily as ambulance driver. That is ambulance driver. He served as an ambulance driver. C.
The term lost generation in relation to Hemingway mainly refers to displaced farmers, American writers and artists disillusioned after World War I, veterans of World War II, children of the roaring 20s. तो ये roaring 20s वगैरह सब लिटरेरी टर्म्स हैं और ये मैंने आपको बताया था ये लॉस्ट जनरेशन दीज गर्ट्रूड स्टीन फिजरॉल्ड एफ स्कॉट फिजरॉल्ड है और ये जो टर्म थी ये फेमस बनाई थी गर्ट्रूड स्टीन ने और एजरा पाउंड और ये सारे राइटर्स पेरिस में रह रहे थे अमेरिकन राइटर्स एंड आर्टिस्ट जो कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद डिसल्यूजनड हो गए थे विच हमिंगवे वर्क विन द पुलिट्जर प्राइज फॉर फिक्शन इन 1953 अरे और कौन सा कोड हीरो वाला एंड दैट इज द ओल्ड मैन एंड द सी ना केवल इसके लिए उनको क्या मिला था उनको इसके लिए पुलिट्जर मिला था जब बल्कि नोबल भी मिला था हेमिंगवे रिसीव द नोबल प्राइज इन लिटरेचर इन 1954 1954 में उनको नोबल प्राइज इन लिटरेचर मिला था द नॉवल द सन ऑल्सो राइजेज इज प्राइमरली सेट इन इनको ना बेसिकली जो शौक था ना वो बहुत शौक था इनको बुल फाइटिंग देखने का और इसमें तो ये जो नावल है ये बेसिकली सन ऑल्सो राइजेस ये सेट है इनका पेरिस एंड स्पेन में दैट इज सेट इन पेरिस एंड स्पेन द सन ऑल्सो राइजेस इसमें हमने जो है आपको ये वर्क्स भी जो हैं ये प्रोवाइड किए हैं थोड़ा जो है आप इसे देख सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं द प्रोटैगनिस्ट जेक बार्नेस बिलोंग टू विच प्रोफेशन तो जेक बार्नेस जो है वो पेंटर है बुल फाइटर है जर्नलिस्ट है या बैंकर हैं तो मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देती हूँ मुझे पता आपका मन नहीं कर रहा है सुनने का मगर सुन लो कोई बात नहीं है कभी कभी सुन लेते हैं तो ये है द सन ऑल्सो राइजेस 1920 में पेरिस और स्पेन में इसकी सेटिंग है इसमें एक अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम है जेक बार्नेस और उनके कुछ एक्सपेट्रिएट फ्रेंड्स हैं जिसमें एक लेडी ब्रेट एशले है और एक वो लोग पेम्पलोना बुलफाइट्स को जो है वो लोग अटेंड करते हैं तो ये बेसिकली जो है ना ये एक जेक बार्नेस भी जो है कोड हीरो का ही रोल प्ले करता है क्योंकि वो डिसइल्यूजनमेंट ऑफ वॉर को दिखाता है तो वो जर्नलिस्ट है Jake Barnes' war wound in the sun also is often read as symbolizing. Jake Barnes became important after World War I. His war wound left him with impotency, the emotional and sexual impotence of the post-war generation. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ फेयरवेल टू आर्म्स फ्रेडरिक हेनरी सर्व्स इन विच आर्मी ये फेयरवेल टू आर्म है ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का नॉवल है 1929 में आया था ये एक अमेरिकन है जो कि एम्बुलेंस ड्राइवर है और इटालियन आर्मी को सर्व करता है फेयरवेल टू आर्म्स जो मैंने अभी बोला आपने पता नहीं कितना सुना 1929 में आया था Frederick Henry, he is an American and he serves Italian army as an ambulance driver. Sort of ये एक semi autobiographical work है. Catherine Barclay appears as the principal heroine in Catherine Barclay. दैट इज़ इन फेयरवेल टू आर्म्स कैथरीन बार्कले जो है वो फेयरवेल टू आर्म्स की हीरोइन है वही 1929 का नॉवल और ब्रिटिश नर्स है वो
The Spanish Civil War provides the setting for to have and have not, farewell to arm, और for whom the bell tolls, across the river and into the trees. ये क्वेश्चन इसमें काफ़ी पूछे जाते हैं. तो स्पेनिश सिविल वॉर जो है वो प्रोवाइड करता है सेटिंग किसके लिए, फॉर हुम द बेल टोल्स. एक्चुअली ये स्पेनिश सिविल वॉर के दौरान ही सेट है, फॉर हुम द बेल टोल्स. कई बार इसके टाइटल के बारे में भी पूछ लेते हैं. इसका में नॉवल के में जो कैरेक्टर है उसका नाम है रॉबर्ट जॉर्डन. रॉबर्ट जॉर्डन है इसके कैरेक्टर का नाम. राइटिंग बहुत गंदी आ रही है मगर कोई बात नहीं. फॉर हुम द बेल टोल दैट केम इन 1940, और जिनको एक मिशन दिया जाता है एक स्ट्रैटेजिक ब्रिज को उड़ाने का. और टाइटल जो है जॉन डन के वर्क से लिया गया, मेडिटेशन से, कि मृत्यु तो सबको ही आनी है. जॉन डन के मेडिटेशन से लिया गया है. रॉबर्ट जॉर्डन्स प्रोफेशन इन हुम द बेल टोल्स इज डायनामाइटर. उसको एक ब्रिज उड़ाने का काम जो है वो दिया गया है. 15. सेंटियागो द सेंट्रल फिगर ऑफ द ओल्ड मैन एंड द सी इज. जो ओल्ड मैन एंड द सी में सेंटियागो है, ही इज अ क्यूबन फिशरमैन. ही इज अ क्यूबन फिशरमैन. Santiago, he is without catching fish for 84 days and he is considered unlucky or Salau. और एक इसका वो आइडिया है, मैन कैन बी डिफीटेड बट नॉट डिस्ट्रॉयड. नहीं, मैं नहीं, उल्टा बोल गई. मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड. मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड. उल्टा बोल गई मैं, बट नॉट डिफीटेड. ये इसका आइडिया है. अगर यही क्वेश्चंस आपको मिल गए तो आपको याद करोगे कि ये सब चीज़ें मेरे चैनल पे बताई गई थी. हालांकि कूद कूद के ये बताने के लिए पता नहीं मैं आऊँगी नहीं आऊँगी. आ जाना चाहिए वैसे तो. द फेमस लाइन, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड इज. लो, आ गई ना, लाइन आ गई. द ओल्ड मैन एंड द सी. द ओल्ड मैन एंड, मुझे लिखने की जरूरत नहीं थी मगर मैंने लिख दिया. द कलेक्शन इन आवर टाइम इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ. इन आवर टाइम एक इनका जो वर्क है 1925 का वर्क है, और ये इंटर रिलेटेड शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन है जिसमें निक एडम्स है. निक एडम्स, ये पीजीटी 2021 में भी आया था कि निक एडम्स जो है वो किसमें. निक एडम्स जो है वो इंटरलिंक्ड शॉर्ट स्टोरीज विग्नेट्स है, और ये झलकियाँ जैसे कहते हैं, और ये निक एडम्स पे आधारित है. हिल्स लाइक वाइट एलिफेंट इज नोटेबल मेनली फॉर इट्स. ये इनके हिल्स लाइक वाइट एलिफेंट्स जो है ये इनका वही बिल्कुल जो कहते हैं कौन सा है, आइसबर्ग थ्योरी को बताता है. ऑब्लिक डायलॉग एंड ओमिशन ऑफ द सेंट्रल इशू. चलिए आगे बढ़ते हैं. हेमिंगवेज आइसबर्ग थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज, ये मैंने अभी आपको बताया था कि 1/8 केवल दिखाई देता है और बाकी का हिस्सा जो है वो छिपा रहता है. दैट इज द थ्योरी ऑफ ओमिशन. अकॉर्डिंग टू द आइसबर्ग थ्योरी द राइटर शुड नो मोर देन स्टेटेड. कि जानना ज़्यादा चाहिए. आज तो मैंने भी आइसबर्ग थ्योरी वाला ही काम करा है कि राइटर को ज़्यादा पता होना चाहिए जितना वो बता रहा है, बाकी छोड़ दो ऑडियंस पे. Which of the following best characterizes Hemingway's prose style? Fragmented, disillusioned थे वो. Fragmented with extensive interior monologue. Oh, sorry, ये नहीं था. मिनिमलिस्ट. फ्रेगमेंटेड देखते ही ना लगा देते. देखो मैंने ही गलती कर दी. मिनिमलिस्ट, कॉन्क्रीट एंड अंडरस्टेटेड. क्यों? क्योंकि वो जब वो एक जर्नलिस्ट के तौर पे काम करते थे तो उसी वर्क ने उनको ऐसे शेप अप किया था. द कोड हीरो इन हेमिंगवेज फिक्शन इज प्राइमरली डिफाइंड द कैरेक्टर हु.
follows strict religious dogma, lives by a personal code of courage. तो भैया कुछ keywords होते हैं वो देखे जाते हैं और ये होता है personal code of courage. The answer is B, personal code of courage. Which of the following traits is not typical of a Hemingway code hero? सेंटिमेंटल सेल्फ पिटी नहीं होती है, बाकी तो होते हैं, स्टोइसिज्म रहता है, पता है डेथ तो आनी है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस भी होती है, लेकिन खुद पर दया नहीं करते और वो करनी भी नहीं चाहिए. सेंटियागो इन द ओल्ड मैन एंड द सी इज कंसिडर्ड अ कोड हीरो बिकॉज ही फेसेस डिफीट विद एंड्योरेंस एंड ग्रेस अंडर प्रेशर. जीत के हारने वाले को बाजीगर कहते हैं, समझे? तो फेसेस डिफीट विद एंड्योरेंस. The Hemingway code hero often seeks experience such as bullfighting, war or hunting, primarily to impress society, avoid boredom, test himself. भाई हीरो को अपने आप को प्रूव करते रहना पड़ता है ना, मैं हीरो हूँ, इसीलिए तभी तो 84 days से सेंटियागो could not catch fish. People branded him with the unlucky person. So he went deep down the sea and finally he caught the fish. But ironically, he could bring only the carcass of that fish. Which pairing correctly matches character and novel? बताओ भाई, देख लो, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं. ब्रेट एशले, द सन ऑल्सो राइजेस. और हेमिंगवे और चार्ल्स डिकेंस वगैरह में ना, इनमें क्वेश्चंस, इनके कैरेक्टर्स के क्वेश्चंस बहुत आते हैं. द टाइटल, वैसे तो 60 ही क्वेश्चन आने हैं. द टाइटल फॉर हुम द बेल टोल्स, अभी मैंने बताया था जॉन डन के मेडिटेशन से लिया गया है. जॉन डन के मेडिटेशन. ये सारा कुछ आपको जो मैं नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ फॉर फ्री. कल एक स्टूडेंट का मैसेज भी आया था और उसने ये लिखा था कि वैसे तो मैं कभी अपने आप को किसी से, मैं अपने आप को उठाने के लिए दूसरे को गिराती नहीं हूँ, मगर हाँ ये था कि क्योंकि ये काम तो दूसरे को गिरा के नहीं, लेकिन हाँ उठाने का काम तो जनता का होता है. लेकिन उसने लिखा था कि मैम आपने जो है, आप लोग फ्री में जो है कोई चीज़ जो है नहीं देते हैं, मतलब वीडियोस भी थोड़े देर बाद प्राइवेट कर देते हैं, कुछ भी है, मगर आपने इतना मटेरियल आप दे रहे हैं और आप उसके कोई भी पैसे नहीं ले रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं. तो हाँ अच्छा लगता है जब स्टूडेंट्स इस तरीके से कहते हैं, और बुरा भी लगता है जब इस तरीके से कहते हैं यार तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुमने कराया है नहीं, तुम्हारे से बुरा कोई नहीं भाई, जो कर रहे हैं उसका तो मिलता नहीं. फिर ना मुझे वो किराने की दुकान पे वो जो पर्ची होती है ना, वो याद हो जाती है, नेकी कर जूते खा, मैंने खाए तू भी खा. लिखने वाले बहुत जल्दी आते हैं. हाँ अब करवा रहे हैं, हम नहीं बताएंगे. सिलेक्शन के बाद बोलेंगे हमने वहां से पढ़ा था. अरे सिलेक्शन तक का तो हम कुछ सोच ही नहीं रहे. फ्री के बैच के सिलेक्शन का हम क्या करेंगे, मुझे बताओ. पढ़ के जो सिलेक्शन देंगे. आपको पता है हम लोग जो है ना, जो हमारे यहाँ पेड बैच के जो स्टूडेंट्स हैं ना, इस बार हमने ज़रूर उनसे रोल नंबर्स वगैरह सब मांगे हैं और कर रहे हैं, क्योंकि होता है, हम इतना सिलेक्शन होता है हमारे यहाँ से, इतनी चीज़ें होती हैं. मैं खुद एक जो है, मैंने अब दोनों एग्ज़ाम्स में रैंक लाया. उससे पहले का भाई देखो पब्लिसाइज करने का बनता नहीं, क्योंकि उससे पहले मैं इस सर्विस में थी, इस फील्ड में ही नहीं थी. तो लेकिन फिर भी ना हमें पब्लिसाइज करना नहीं आया. तो लोगों को लगता है पता नहीं यार इनके सिलेक्शन है नहीं है, जरा से तो इनके 64 कितने सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, 62,000 तो सब्सक्राइबर्स हैं इनके. ये पहले मोटी और अब ठीक ठाक मैडम जो हैं, पता नहीं इन्हें पढ़ाना वढ़ाना आता नहीं. पढ़ाती तो ये सही है, मगर मैं उस सर का कोर्स लेके ज़्यादा खुश होऊंगा. तो भैया ठीक है, हम जब उनके उस पर वो नहीं करते हैं कि बताओ बताओ तुम्हारा सिलेक्शन हुआ नहीं, जो बता देता है ठीक है, नहीं बता तो जो बैच मैं फ्री में दे रही हूँ उसके लिए मैं क्या वो कहूँगी कि आप मुझे आकर बताओ कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ. हो जाए बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड है, आप किसी को भी जाकर उसका क्रेडिट दे सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला सब देखता है. नहीं तो एक वो ना, ऊपर वाला सब देखता है, और मुझे पता है मेरा ईश्वर मेरे साथ है. वो ना, एक वो 9 घंटे की पढ़ी हुई है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, आज से 5 साल पहले डाली थी. उस पर जाके कमेंट देखो डीएससी में कितने सिलेक्शन हुए. अब मैं नहीं बता रही. नहीं बताओ, ये तो बताओ.
एक 9 घंटे की मेरी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बहुत पुरानी, आई थिंक 2020 की है वो। और मेरे पास अब बोर्ड भी नहीं था, एक सिंपल वाइट बोर्ड पे लिख लिख के मैंने पढ़ा है। बट वो कहते हैं ना, कोई चीज़ आपकी वायरल होती है, तो वो उस पे जो है मैंने बड़े मन से और उससे पढ़ाया था। एक गंदा सा कपड़ा लेकर पहुँचती रहती थी, जूनियर के लिए पढ़ाया था। और अगर आप उसे देखें, उस पर व्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं। 9 घंटे की क्लास है वो, और उस 9 घंटे की क्लास में बहुत लोगों ने कमेंट में उस पे लिखा हुआ है कि हमारा इसे पढ़ के हमारे डी में बहुत अच्छा भी लगा, बहुत क्वेश्चंस आए, सिलेक्शन। देखो, मैं सिलेक्शन का एक चीज़ ये मानती हूँ ना, कि जिसे सिलेक्शन लेना होता है ना, वो कूड़े में से भी चीज़ निकाल लेता है और उसको भी क्रेडिट दे देता है। और जिसका नहीं होता ना, वो अच्छी से अच्छी चीज़ को भी आकर ना जूता मार के चलता बनता है। तो भाई, ऊपर वाला सब देखता है कि इसीलिए कहाँ से कहाँ ईश्वर ने हमें पहुँचाया, हमें पता है कि हम क्या थे। एक वो भी समय था कि 2020 में हमारे पास 5,000 रुपये नहीं थे कि हम जो है राशन खरीद लें। जब हमारा इंस्टीट्यूट कोरोना के चलते बंद हो गया था, जो हमारा यहाँ पर मेरठ में बहुत ही अप मार्केट जगह पे स्टार प्लाजा में, जिसका रेंट ही तब 40,000 हुआ करता था और अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन वही है कि जब बंद हुआ और इतने बुरे बड़े समय के लिए बंद हुआ और रेंट जा रहा था और कमाई एक पैसे की नहीं थी, और जो आपके खर्चे होते हैं वो रहते ही हैं। और एक समय वो था कि मेरे पास 5,000 रुपये नहीं थे। आई यूज़ टू टेक मनी फ्रॉम माई मदर कि मुझे राशन खरीदने लगा। ईश्वर की बहुत कृपा है कि ईश्वर ने मुझे इस लायक बनाया, इस लेवल पर पहुंचाया। तो ईश्वर तो सब देखता है, सब कुछ देखता है। तो अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो मुझे दुआएं भी बहुत मिलती हैं, प्यार भी बहुत मिलता है। शायद वही दुआओं और प्यार की वजह से मैं कुछ हूँ। और बाकी, हाथी चले अपने, क्या कहते हैं, हाथी चले कुत्ते भौंके हजार। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। ये कहावत आप सबने सुन रखी होगी। Thematically, Hemingway's fiction most consistently explores. हेमिंगवे के फिक्शन मोस्ट कंसिस्टेंटली क्या बताता है? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में एज एन एम्बुलेंस ड्राइवर उन्होंने सर्व किया था, तो वही वॉर, लॉस एंड द सर्च फॉर मीनिंग। विच वर्क इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द एक्सपेट्रिएट अमेरिकन कम्युनिटी? एक्सपेट्रिएट अमेरिकन कम्युनिटी, जिसे लॉस्ट जनरेशन भी कहा जाता है, और ये मतलब ये वर्क के लिए, और दैट इज द सन ऑल्सो राइजेस। फिएस्टा भी कहते हैं इसे, फिएस्टा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है my husband is telling me speak a few sentences in English as well, because it is necessary to make others impressed. You should show others that you know English, you are a teacher of English, and you know how to communicate in English with the people who are listening to a lecture, who are watching you. So I hope you better understand that I have a very good command over English as well, but I think that Hindi is a language that connects us. So in between I speak English and most of the time I speak Hindi. ठीक है जी? In critical discussions, Hemingway is usually classified as, हेमिंगवे को क्लासिफाई किया जाता है a high modernist prose writer, because when he gave that iceberg theory, and in iceberg theory you have to understand that implied meaning. The writer gives only a hint of something, and the rest of the thing has to be understood by the writer, by the audience, by the reader himself. 1/8 is given by the writer, and the rest of the part has to be understood by the reader. So this is one of the techniques of a high modernist writer. So here I rest. ये था, ये वेरी शॉर्ट, ये थे आपके MCQs, और ये हैं आपके, पहले मैंने आपको दिखाया। अब आप ये देखिए, मैं फिर एक बार बात आप लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि whenever anyone gives you something for free, take it as an opportunity and not as your privilege.
it is not my moral responsibility to make each and everything complete, to provide each and everything, but I am doing it. और इसीलिए sometimes I feel कि ये आप वो लोग जो मुझे प्यार करते हैं, जो मुझे बहुत ज़्यादा मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे दुआ देते हैं, ओब्वियसली उन्हीं की वजह से मैं जो हूँ वो हूँ। बट हाँ, वो लगता है कभी क्या है, इंसान है वो, एक बड़ा गंदा सा डायलॉग मुझे लगता है जो लोग चिपका के चल देते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो तुम सुन लो, मैं थोड़ी ना हूँ सुनने को। यहाँ पर ये शॉर्ट आंसर्स हैं, ये कुछ शॉर्ट आंसर्स हैं, 5 शॉर्ट आंसर्स तैयार करेंगे। इन शॉर्ट आंसर्स से आपको अगर इससे इफ एनी क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू हेमिंगवे is going to be asked in the examination, obviously going through these notes and these answers you will be able to write down the answer. तो ये हैं चीज़ें, और नोट्स भी हैं और आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। दैट्स ऑल। नहीं तो कोई और पास हो जाएगा। ओके जी, बाय बाय।